स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने समझ लिया था कि पालमपुर कैसा विलेज है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। और उसके बाद हमने समझा था कि प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। लैंड, लेबर, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने समझ लिया था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देख लिया था। अब हम आते हैं, हमें इस चैप्टर में दो टाइप की चीज़ें पढ़नी है। पहला फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़नी है और दूसरा पढ़ना है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमको पढ़ना है। हम देख रहे हैं कैसे इकोनॉमी जनरेट होती है, मतलब इकोनॉमिक्स का हम बेसिक अभी देख रहे हैं, किस तरीके से इकोनॉमी रन करती है। तो उसमें हमने देखा कि पालमपुर जो है वो एक फार्मिंग ओरिएंटेड विलेज है और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती रहती हैं थोड़ी बहुत। तो हम फार्मिंग एक्टिविटी को यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। फार्मिंग एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, मतलब जिस लैंड पे हम कल्टीवेशन करते हैं, जिस एरिया में हम खेती करते हैं, वो लैंड फिक्स्ड है और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो हम देखेंगे क्या उतनी ही फिक्स्ड लैंड से कोई ऐसा तरीका है जिससे उतनी ही फिक्स्ड लैंड से ज़्यादा ग्रोथ ली जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। और अगर हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई तरीका अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, लैंड सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं। मतलब अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, क्या वो लैंड सस्टेन करेगी, इसके बारे में देखेंगे हम। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि फार्मिंग के लिए पालमपुर में लैंड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पर्सन्स हमको दिखाई पड़ेंगे जिनके पास की बहुत ही थोड़ी लैंड है या फिर उनके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि लेबर कहाँ से आएगा, साथ साथ जो फार्मिंग में कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगा, प्लस अगर फार्मिंग हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस प्रोडक्शन में अगर कुछ सरप्लस बचता है तो सरप्लस को बेच करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पालमपुर में आप देखेंगे तो लैंड एरिया फिक्स है, मतलब पालमपुर की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो आपको पता है कि फार्मिंग है। एग्रीकल्चर जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। लगभग 75% ऑफ द जो वर्किंग पॉपुलेशन है वहाँ, वो अपने लिवलीहुड के लिए अपने फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। लगभग टोटल पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। उनकी जो जीवनी है वो फार्मिंग के हिसाब से चल रही है। जितना वो फार्मिंग करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में, उनकी लिवलीहुड उतनी ही अच्छी है। उसके साथ या तो वो फार्मर हो सकते हैं, उनके पास लैंड हो सकती है तब वो फार्मिंग करें, या फिर अगर उनके पास लैंड नहीं है या फिर बहुत ही स्केयर अमाउंट ऑफ लैंड है तो वो फार्म लेबरर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। साथ साथ जो लोगों का वेलबींग है, पीपल की वेलबींग है, वो फार्म में जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड है उससे। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा अच्छी उनकी लाइफ होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। जब पैसा होगा तभी लाइफ जो है वो बेटर होती चली जाएगी, क्योंकि हर चीज़ पैसे पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक बेसिक कंस्ट्रेंट है फार्मिंग में कि लैंड एरिया जो है वो फिक्स है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है। अगर हम 1960 की बात करें, 1960 के बाद जो है कोई भी लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर कुछ एरिया फिक्स है तो उसी फिक्स्ड एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है। लैंड का एरिया जो है वो कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया नहीं गया, जिसमें फार्मिंग हो रही है वो बढ़ नहीं पाया है। हो सकता है धीरे धीरे टाइम बीतता जाए तो वो एरिया कम भले हुआ है, बट इंक्रीमेंट हमको उस एरिया में नहीं देखने को मिल रहा है। उस समय 1960 के आसपास तक जो विलेज में फालतू की वेस्ट लैंड पड़ी हुई है जिस पर कल्टीवेशन नहीं होता था, उसको कल्टीवेबल लैंड बनाया गया है, उस पे फार्मिंग स्टार्ट की गई है। लेकिन
उसके बाद कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ता हमको कि हम नया लैंड उसमें कल्टीवेशन में ले करके आएँ, ऐसा हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रहने की जगह चाहिए, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस वजह से जो फार्मिंग वाली लैंड है वो भी ऑक्यूपाइड हो जा रही है, और जो लैंड फार्मिंग के लिए अवेलेबल है वो बहुत कम है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो विलेज में लैंड को मेज़र किया जाता है वो कुछ लोकल यूनिट्स होती हैं, जैसे बिगहा हो गया, बिस्वा हो गया, और गांव में लाठा से मेज़र करते हैं। तो 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है वो 100 स्क्वायर मीटर्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया की बात करें तो चारों साइड अगर हम 100 मीटर एरिया लेते हैं, ठीक, तब हमारा वो 1 हेक्टेयर होगा। मतलब इधर भी 100, इधर भी 100, इधर, तब वो जा कर के 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो आप अपने एरिया, अपने स्कूल ग्राउंड के एरिया को कंपेयर करिए कि 1 हेक्टेयर के हिसाब से वो कितने हेक्टेयर एरिया आपके स्कूल का ग्राउंड है। अगर 100 मीटर लेंथ है, 100 मीटर ब्रेड्थ है, स्क्वायर है वो, तो वो एरिया जो होता है वो 1 हेक्टेयर का एरिया होता है। इसके बाद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पालमपुर में जो लैंड है फार्मिंग के लिए, ठीक है, वो फिक्स है। पालमपुर में जो लैंड है 1960s तक तो बढ़ी है, लेकिन उसके बाद जिस खेत में फार्मिंग होती है, जिस फील्ड में फार्मिंग होती है, खेती होती है, वो लैंड फिक्स है, उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। और 75% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग से ही अपनी लिवलीहुड को जनरेट कर रहे हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या उसी सेम लैंड पे, अब एरिया नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या उसी सेम लैंड पे कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें? हाँ, बिल्कुल है। दो चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मिक्स्ड और मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का एक तरीका है। तो पालमपुर में जो भी क्रॉप उगाई जाती हैं, जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, या फिर खेती करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो रिजेंबल करता है, अगर उत्तर प्रदेश के किसी वेस्टर्न पार्ट में जो विलेजेस पड़ते हैं उनसे रिजेंबल करता है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में विलेजेस में कल्टीवेशन होती है, कुछ उसी टाइप की कल्टीवेशन की बात हम पालमपुर में कर रहे हैं। ठीक, पालमपुर में जितनी भी लैंड है वो सब कल्टीवेट की जाती है, कोई भी लैंड फालतू में नहीं छोड़ी जाती है, एज अ वेस्ट लैंड नहीं छोड़ी जाती है, कोई लैंड आइडियल नहीं छोड़ी जाती है। वहाँ पे 3 प्रकार की क्रॉप ग्रो की जाती है, साल भर में 3 क्रॉप ग्रो की जाती है। रेनी सीजन में अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं, फार्मर्स जो है ज्वार और बाजरा उगाते हैं। रेनी सीजन में फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और इसका काम क्या होता है, कैटल को फीड कराने के लिए। आप अपने विलेज में भी देखते होंगे, ज्वार बाजरा जैसे चरी, बजरी, जोन्हरी, ये सब लगाई जाती है। जब खेत खाली होता है, उस समय कोई विशेष प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, तो उस समय एनिमल्स के लिए फॉडर के तौर पे, फीड के तौर पे खेत में लगा दिया जाता है। तो रेनी सीजन के टाइम पालमपुर में ये ग्रो किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में आलू की खेती होती है, पोटैटो की कल्टीवेशन होती है। सब याद रखिएगा, क्वेश्चंस कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि पोटैटो की कल्टीवेशन कब की जाती है, फिर मेन क्रॉप क्या है पालमपुर की। तो उसके बाद रबी की फसल, मतलब विंटर सीजन में पालमपुर में वीट लगाया जाता है। और फिर जब वीट का प्रोडक्शन होता है तो फार्मर्स जो है इनफ क्वांटिटी ऑफ वीट अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो सरप्लस वीट बचता है उसको रायगंज में ले जा कर के मार्केट में बेच देते हैं। जब वीट का प्रोडक्शन वहाँ पे हो जाता है तो जितना उनको आवश्यकता है, सफिशिएंट अमाउंट अपने कंजम्पशन के लिए, अपने उपयोग के लिए, वो सफिशिएंट अमाउंट रख लेते हैं, और जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको ले जा कर के मार्केट में बेच देते हैं। और साथ साथ पालमपुर में
एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए पहले से रिजर्व रहता है। वहाँ पे शुगर केन लगाया जाता है और साल में एक बार उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। शुगर केन जो है एज अ रॉ शुगर केन या फिर उसका जगेरी बना करके गुड़ बना करके वो शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पालमपुर में लोग जो है वो विंटर सीजन में वीट उगाते हैं, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड होता है उसमें पटेटो की भी खेती करते हैं, प्लस उसके बाद जब रेनी सीजन आ जाता है तो उसमें बाजरा ज्वार ये सब भी लगा देते हैं और उनके पास शुगर केन के लिए पहले से लैंड फिक्स है। तो आप देखिए वो लगभग साल भर में 3 अलग अलग क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं। मेन रीज़न क्या है पालमपुर में कि एक ही साल में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि पालमपुर में एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन का सिस्टम है। जो इरिगेशन का सिस्टम है पालमपुर में बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में पहले से पहुंची हुई है, कुछ प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगे हैं, गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स भी लगे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से पालमपुर में आ गई थी और इसका इम्पैक्ट क्या था? इरिगेशन का सिस्टम पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। आज भी इंडिया में कई पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल नहीं है, या तो वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं या फिर ट्यूबवेल इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं। वो साल भर में एक ही क्रॉप उगा पाते हैं ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी। फिर इसके बाद पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया जाता था। वेल्स से जो है पानी को निकाल करके स्मॉल फील्ड्स में इरिगेशन करने के लिए पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल का यूज़ होने लगा। जैसे ही पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आई और गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल सेटअप किए, बाद में लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल भी सेटअप किए, जिसकी वजह से इरिगेशन बहुत अच्छा होने लगा, सिंचाई बहुत अच्छा होने लगा। तो इस वजह से वो लोग अपने सेम लैंड पे एक ही साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा पा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप इफ़ेक्टिवली उगा पा रहे हैं। पहले कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने सेटअप किया, फिर उसके बाद लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल सेटअप किया। तो लगभग अगर 1970s के मिड की बात करें तो 200 हेक्टेयर एरिया अंडर इरिगेशन था। आज भी इंडिया में अगर हम देखते हैं तो कई पार्ट ऐसे हैं जो कि इरिगेशन को लैक करते हैं। कंट्री में अगर हम रिवर प्लेन्स की बात करें, कोस्टल रीजन की बात करें, तो ये सब बहुत अच्छे इरिगेटेड प्लेसेस पड़ते हैं, लेकिन उस इसके बावजूद भी इंडिया में लगभग 40% एरिया जो है आज भी इरिगेशन के अंडर में नहीं आता है। मतलब वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है। इस वजह से वहाँ पे क्रॉपिंग इतनी नहीं हो पाती। तो आपने देखा कि पालमपुर में जो है वो लोग क्या करते हैं, एक ही सीज़न में कई सारी क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। याद रखिएगा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप, मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि सेम लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें? तो हाँ, हमें एक तरीका मिल गया। कौन सा तरीका? मल्टीपल क्रॉपिंग का तरीका मिल गया। मोस्ट कॉमन वे है, सभी फार्मर्स जो है पालमपुर में एटलीस्ट 2 क्रॉप तो उगाते ही हैं, ठीक। और पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप वो ग्रो करते हैं। 2 क्रॉप उगाते हैं, साथ साथ पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि थर्ड क्रॉप कौन सी है पालमपुर में, तो पोटैटो है। वैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम से ये सिलेबस में से हटा दिया गया है, बट आपके इंटरनल्स और पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए पहला चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले आप इकोनॉमिक्स से अवेयर नहीं हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स पालमपुर में क्या ग्रो की जाती हैं? वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, ये सारी क्रॉप्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए एक टेबल दिया हुआ है, ठीक। लेट्स डिस्कस वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में एक प्रोविजनल डेटा दिया हुआ है, इसका सोर्स भी लिखा हुआ है। इसमें
ईयर दिया हुआ है और कल्टिवेटेड एरिया मिलियन हेक्टेयर्स में दिया हुआ है। 1950 और 51 की बात करें तो टोटल कल्टिवेबल एरिया था 132। ठीक, 1990 और 91 की बात करें तो 186। उसी तरीके से अगर हम देखें 2012 और 13 का डेटा तो 194 हमको देखने को मिलता है। फिर 2014-15 का 198, फिर 2016-17 का 200। अब आप देखिए यहाँ पे कल्टिवेबल एरिया, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 132, फिर 186, फिर 198। अब यहाँ तक तो बढ़ा है, फिर उसके बाद कुछ एरिया आपको कम होता भी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, इस वजह से कल्टिवेबल एरिया को भी वो ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं। इसका आप एक ग्राफ बना करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एरिया अंडर इरिगेशन को इंक्रीज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एरिया अंडर कल्टीवेशन अगर इंक्रीज होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेम लैंड से क्रॉप ग्रो हो पाएंगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसी तरीके से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिमांड कैसे इम्प्रूव होगी? क्योंकि लैंड हमारे पास फिक्स्ड है तो हम उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग की प्रोसेस करेंगे, और विदाउट इरिगेशन मल्टीपल क्रॉपिंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। इस वजह से सभी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमको इरिगेशन में एरिया अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप इसको अपने से फिल करेंगे। आप अपने आसपास देखिए कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, किस महीने में उगाई जाती है, कब उसका हार्वेस्ट किया जाता है, साथ साथ उसका सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, रेन से इरिगेशन है, ट्यूबवेल, कैनल, ग्राउंड वाटर, क्या है उसका इरिगेशन। इसको आप फिल करिए तो आपको इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो आपने पढ़ा कि एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके वजह से, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे। लेकिन ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरा तरीका हमारे पास क्या आता है? वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड का तरीका। पहला तो मल्टीपल क्रॉपिंग का तरीका था, दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमको एक ही सेम पीस ऑफ लैंड से हायर यील्ड मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में करते क्या है, उसमें हम कुछ मॉडर्न टूल्स का यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि खुरपी है, हसिया है, फावड़ा है, इन सब का यूज़ करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इरिगेशन के लिए हमारे पास डैम है, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम पंप सेट्स की मदद से बोरिंग करके ट्यूबवेल सेटअप कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सीधे इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी अवेलेबल है। मतलब जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, जिनको हम देसी बीज कहते हैं, हमारे इंडिजिनस सीड्स जो हैं, उनसे हमको प्रोडक्शन कम मिलता था। लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, उन सीड्स से हमको क्या हो रहा है, जो मॉडर्न मेथड से तैयार किए गए सीड हैं, हाइब्रिड मेथड से तैयार किए गए सीड हैं, उन सीड्स से हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है। फिर हम ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स को छोड़ करके, जैसे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग मैन्योर है, उसको छोड़ करके हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स इंस्टेंट प्लांट को एनर्जी देते हैं, उसके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ और फास्ट हो जाती है। फिर पेस्ट का अगर अटैक है, किसी कीड़े का अटैक है, तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर आता है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से सेम लैंड पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमारे खेतों में इम्प्रूव हुई है। तो यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब होता है मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। अगर एक सिंगल सीजन की बात करें, अगर रबी सीजन की हम बात करें या खरीफ सीजन की बात करें, तो एक सीजन में
कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है वही होता है ईल्ड। ईल्ड को हम हेक्टेयर्स में मेज़र करते हैं, मिलियन हेक्टेयर्स में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में भी कभी कभी मेज़र करते हैं, ठीक। तो हम 1960s तक की बात करें तो हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, जिससे कि हमारा ईल्ड बहुत कम होता था, प्रोडक्शन बहुत कम होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में। 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसमें कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने लगे लोग। जनरली किस में यूज़ किया गया, वीट और राइस में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिला। ट्रेडिशनल सीड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल सीड्स का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा कम होता था। इस वजह से जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमको सिंगल प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एज अ रिजल्ट हमको सेम लैंड से जितना पहले प्रोडक्शन मिलता था, जितनी यील्ड पहले मिलती थी, उससे कहीं ज़्यादा यील्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने से मिलने लगी। साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी ने क्या किया, हमारे यील्ड को, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो ये पूरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड मिल करके पूरे जो फार्मिंग एक्टिविटी थी उसमें एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन लेकर के आया, जिसको कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो रीजन था वो इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले इम्प्लीमेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ फार्म मशीनरी भी वो लेकर के आते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, जिससे कि प्लॉइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ये सारी चीज़ें फास्ट हो। आजकल तो वीडी साइड आ गई है, वीडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पालमपुर में अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स से ग्रो किया जाता था वीट, उसमें जो हमारी प्रोडक्शन होती थी, यील्ड होती थी, वो 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर निकलती थी। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आने के बाद, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आने के बाद, पर हेक्टेयर 3200 किलोग्राम का हमको प्रोडक्शन मिलने लगा। आप देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है, 1300 किलोग्राम से 3200 किलोग्राम। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सेम लैंड में फार्मर्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और उनके पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा बच रहा है, तो मार्केट में उसको सेल करके ग्रेटर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है। तो आपको पता है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, कि एक ही साल में एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग है। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना और यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ये क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो में प्रैक्टिस कराना बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इस वजह से आप इसको कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी यहाँ पे है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। पहले क्या था, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स हुआ करते थे फार्मर्स के पास, तो उन्होंने मान लीजिए वीट की कल्टीवेशन की, गेहूं की कल्टीवेशन की, और गेहूं उन्हें कंजम्पशन के लिए उन्होंने निकाल लिया, प्लस सरप्लस सेल किया, और कुछ जो है अमाउंट ऑफ सीड वो रख लेते थे, वो एज अ नेक्स्ट ईयर सीड के तौर पे उसको स्टोर कर लेते थे, फिर अगले साल उसी से खेत में वो सीड्स को डाला करते थे। तो इस वजह से उन्हें सीड नहीं खरीदना पड़ता था। मैन्योर जो है पहले से अवेलेबल होता था, कैटल्स थी उनके पास, तो काऊ डंग मैन्योर अवेलेबल हुआ करता था उनके पास। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ती थी। बट अब क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स उन्हें हर बार मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स हर बार खरीदने पड़ेंगे, इस वजह से कैश की रिक्वायरमेंट, पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है उनको, ठीक है। तो ये है।
अभी हमने क्या देखा कि लैंड फिक्स है, उसके बाद क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सेम लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। हाँ, हमने दो तरीके पढ़े, पहला मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ा और दूसरा हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पढ़े। मल्टीपल क्रॉपिंग तो ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन सब का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और लैंड की क्वालिटी को भी डिग्रेड करता जा रहा है। लैंड की क्वालिटी भी वहाँ पर ख़राब होती चली जा रही है। ठीक, लैंड उतना सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अगला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगी इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने के बाद, क्या लैंड सस्टेन करेगी। तो आपको पता है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, और कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर हम केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो डिग्रेड हो जाती है। हमें उसको सस्टेनेबली यूज़ करना पड़ता है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हम देखते हैं उसमें हमको पता चलता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं, इन्होंने नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एक्सप्लॉइट कर लिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हुई है, जो पृथ्वी की उर्वरक क्षमता है वो केमिकल के यूज़ की वजह से कम हो गई है। पहले आप देखते होंगे जहाँ पे गाय के गोबर की खाद यूज़ की जाती है या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, वहाँ की सॉइल सॉफ्ट होती है, वहाँ पे आपको केचुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी में आपको कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिट्टी सूख जाती है तो कड़ी हो जाती है, पत्थर की तरह हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती चली गई इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ की वजह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ग्राउंड वाटर भी यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर एक्सेस यूज़ करने की वजह से जो वाटर टेबल है वो भी कम होता चला जा रहा है, वाटर टेबल का भी डिप्लीशन होता चला जा रहा है। फिर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी ख़त्म हो रहे हैं, पानी की समस्या। साथ साथ जब हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो बर्ड्स उस दाने को खाती हैं, वो भी मर जा रही हैं। तो पूरा नेचर जो है वो डिसबैलेंस होता चला जा रहा है। और अगर एक बार नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको वापस से रिस्टोर करना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी-कभी तो इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इस वजह से हमको एनवायरनमेंट का बहुत विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल हो। मतलब हमको ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को छोड़ कर के ट्रेडिशनल काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना हो, जिससे अर्थ की सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्लस मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और लैंड सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स तुरंत कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और इमिडिएटली प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं, बट इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है। ये न्यूट्रिएंट सॉइल में ज़्यादा देर होल्ड नहीं हो पाते हैं, बट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, काऊ डंग मैन्योर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी, एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालेंगे खेतों में तो क्या होगा, धीरे धीरे वो नीचे भी जाएगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा, रिवर्स, लेक्स ये सब भी पोल्यूट होंगी, और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल में, उनको भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स मार देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हमको पंजाब में देखने को मिलता है। कॉन्टीन्यूअस यूज़ की वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। अगर आप एक्सेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ न करें तो हमको वहाँ पे उतना प्रोडक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। तो तरीका तो अच्छा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सेस यूज़ करने की वजह से लैंड की फर्टिलिटी डिग्रेड होती चली जा रही है, जो कि एक प्रॉब्लम का संकेत हमको दे रही है। तो अभी तक हमने समझा कि लैंड फिक्स है,
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में दिक्कत क्या हो जा रही है। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। पालमपुर में जो है वो कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, पालमपुर में किस प्रकार से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी लैंड किसके पास है, अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप फिगर में देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ जो है लैंड वो काफ़ी बड़ी है, कुछ लैंड का एरिया काफ़ी बड़ा है और कुछ लैंड का एरिया थोड़ा छोटा है, कुछ उससे भी छोटा, कुछ बहुत ही स्मॉल लैंड है। ठीक, तो फार्मर्स जो है पालमपुर में 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक हैं लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, दूसरे स्मॉल फार्मर्स हैं और तीसरे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक, मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, कुछ स्मॉल फार्मर हैं और कुछ लेबरर्स हैं जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो बिग पार्ट ऑफ लैंड है वो लार्ज फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स के पास ही है, छोटी मोटी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख रहे हैं पालमपुर में ज़्यादातर लैंड जो है वो लार्ज फार्मर्स के पास है। तो आपने पढ़ा था पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज लैंडलेस हैं, 1/3 फैमिलीज लैंडलेस हैं और उसमें से 150 फैमिलीज जो हैं दलित हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है और साथ साथ लोग जो है एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं और सभी लोग उस तरीके से नहीं इन्वॉल्व हैं, कुछ के पास लैंड है, कुछ के पास लैंड नहीं है। लगभग 240 फैमिलीज के पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया का लैंड है उनके पास। और कल्टीवेशन अगर 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया में कल्टीवेशन किया जाए तो उसमें इतना कल्टीवेशन नहीं हो सकता कि आप उससे कुछ इनकम करें, आपके कंजम्पशन के लिए ही वो कम पड़ जाएगा, आपकी फैमिली के कंजम्पशन के लिए ही कम पड़ जाएगा। इस वजह से 2 हेक्टेयर लैंड किसी काम की नहीं है। तो जिनके पास एकदम कम लैंड है वो भी जा कर के मीडियम और लार्ज फार्मर के यहाँ लेबरर का काम करते हैं, जिनके पास लैंड है ही नहीं वो तो जा कर के एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करते ही हैं। तो आप देखिए ऊपर जो फिगर हमने देखा उसमें आपको समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे प्लॉट्स पूरे विलेज में फैले हुए हैं, ये स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं। बाकी जो बड़ा प्लॉट है वो काफ़ी लार्ज साइज़ का है जिसमें कि 60 फैमिलीज़ मीडियम और लार्ज फार्मर की हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया कल्टीवेट करते हैं। कुछ बहुत लार्ज फार्मर हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया कल्टीवेशन के अंडर में आता है। ठीक है, 1960 की अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं 2 हेक्टेयर कितना कम लैंड होता है। गोविंद एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर की लैंड है। 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, इधर भी 100, इधर और ऐसे चारों साइड 100 मीटर का स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर होता है। गोविंद के पास लगभग 2.25 हेक्टेयर की लैंड है, वो भी कम्प्लीटली या फिर लार्जली अनइरिगेटेड है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। इस वजह से गोविंद मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाता है, साथ साथ उसके 3 लड़के भी हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है क्योंकि उसके पास एक बफेलो है। लेकिन होता क्या है, गोविंद की डेथ हो जाती है जब किसी तरीके से गोविंद अपना मैनेज कर रहा था, लेकिन गोविंद की डेथ हो जाती है तो गोविंद का जो 2.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड था वो उसके तीनों बेटों में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि हर लड़के के पास 0.75 हेक्टेयर एरिया आता है। और अगर हम यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव भी कर दें, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट भी कर दें, फिर भी गोविंद के जो लड़के हैं वो अपनी लिवलीहुड को अर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि लैंड एरिया इतना ज़्यादा कम है। तो इस वजह से उन्हें फार्मिंग के साथ साथ कुछ एडिशनल वर्क करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर के पास पालमपुर में लैंड ज़्यादा है और स्मॉल फार्मर्स के पास कम है, कुछ के पास इतनी कम है कि वो नहीं सस्टेन कर सकते और कुछ के पास लैंड ही नहीं है, वो एज अ लेबरर वर्क करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कल्टीवेटेड एरिया जो है वो 55.4% जो कल्टीवेटेड एरिया है वो मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास है।
उसके बाद 44.6% जो कल्टीवेटेड एरिया है वो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर्स के पास है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स का नंबर है वो लगभग 85% है और जो लार्ज फार्मर है वो 15%, मतलब 15% लोग 55.4% ऑफ एरिया को कवर कर रहे हैं और 85% लोगों के पास 44% ऑफ द टोटल कल्टीवेबल एरिया है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको समझ में आया कि लैंड कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आप देख रहे हैं कुछ लोगों के पास लैंड भी नहीं है, तो लेबर कहाँ से आएगा? फार्मिंग करने में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर जो है वो स्मॉल फार्मर्स जो है एज अ लेबरर काम करेंगे, साथ साथ जिनके पास लैंड नहीं है वो भी लेबर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, अब हु विल प्रोवाइड द लेबर? और एक क्वेश्चन है कि वाई आर द वेजेस इन ऑफ अ फार्म लेबरर इन पालमपुर इज लेस देन द मिनिमम वेजेस। ठीक, ये दो क्वेश्चंस पे डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।